डाउट जरूर आए होंगे, जैसे कि क्या हम सबको उद्यम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो अब चलते हैं हमारे क्वेरी सेशन पे। हमारा फर्स्ट क्वेरी है कि क्या बायर का यानी हम लोगों का एमएसएमई में रजिस्टर्ड होने से इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी पे कुछ फर्क पड़ता है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेरी को एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मिस्टर एक्स एक बायर है, बायर मींस हम लोग, और मिस्टर वाई एक सप्लायर है जिनसे हमने गुड्स परचेज किए हैं। अब आते हैं हम केस 1 की तरफ, जहां पे मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई यानी हम लोग रजिस्टर्ड बायर हैं और मिस्टर वाई एक रजिस्टर्ड सप्लायर है। अब देखते हैं इस केस में सेक्शन 43BH हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। द आंसर इज यस। ये तो इजी केस है, हमको समझ में आ गया होगा बहुत इजीली। अब आते हैं केस 2 पे, जहां पे मिस्टर एक्स नॉट रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई। मिस्टर एक्स मींस हम लोग रजिस्टर्ड नहीं है एमएसएमई एक्ट के अंदर, और मिस्टर वाई जो हमारे सप्लायर हैं वो रजिस्टर्ड सप्लायर हैं। तो क्या इस केस में सेक्शन 43BH एप्लीकेबल होगा हमारे ऊपर? द आंसर इज यस। अब आते हैं हमारे केस 3 के ऊपर, जहां पे हम लोग एक रजिस्टर्ड बायर हैं और मिस्टर वाई नॉट रजिस्टर्ड, ये एक रजिस्टर्ड सप्लायर नहीं है अंडर एमएसएमई एक्ट। तो क्या उस केस में सेक्शन 43BH एप्लीकेबल होगा हमारे ऊपर? द आंसर इज नो। अब आते हैं केस 4 पे, जहां पे मिस्टर एक्स भी रजिस्टर्ड नहीं है, मिस्टर वाई भी रजिस्टर्ड नहीं है। क्या इस केस में सेक्शन 43BH एप्लीकेबल होगा हमारे ऊपर? द आंसर इज डेफिनेटली नो। तो इन 4 केसेस से हमको एक चीज समझ में आई है कि मिस्टर एक्स के स्टेटस से कुछ फर्क नहीं पड़ता सेक्शन 43BH की एप्लीकेबिलिटी पे। फर्क पड़ता है तो मिस्टर वाई के स्टेटस से फर्क पड़ता है। दैट मींस मिस्टर वाई हो गए हमारे सप्लायर। तो अगर हमारा सप्लायर एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड होगा तो मिस्टर एक्स पे यानी हमारे ऊपर सेक्शन 43BH की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। तो अब चलते हैं हमारी सेकंड क्वेरी की तरफ। वो है कि क्या हमें हमारे सारे सप्लायर्स की पेमेंट विद इन 45 डेज करनी है। तो इस चीज को समझने के लिए पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये एक्ट एप्लीकेबल होता है खाली उन्हीं सप्लायर्स के ऊपर जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर फॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या हमारा सप्लायर रजिस्टर्ड है अंडर एमएसएमई एक्ट। सेकंड, कि क्या वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा एग्जांपल के थ्रू आपको मैं और क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मिस्टर एक्स जो कि हमारे सप्लायर हैं और ये एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड भी हैं और माइक्रो एंड स्मॉल के कैटेगरी के अंदर फॉल भी करते हैं। इसका मतलब ये दोनों हमारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं। दैट मींस सेक्शन 43BH मिस्टर एक्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से हमको हमारे सारे सप्लायर्स की लिस्ट के अंदर ये देखना है कि कौन कौन से सप्लायर्स ये दोनों कैटेगरी को फुलफिल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये लिस्ट बना लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से सप्लायर हैं जो सेक्शन 43BH के अंदर फॉल करेंगे। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि हमको उन सप्लायर्स को पेमेंट कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको आप समझ लीजिए, इससे ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हर एक सप्लायर के साथ में 31 मार्च माइनस उस सप्लायर के साथ में जितने भी दिन का एग्रीमेंट बना हुआ है हमारा पेमेंट करने का, या तो वो माइनस कर दीजिए, या फिर अगर हमारा एग्रीमेंट जो है वो मोर देन 45 डेज का बना हुआ है तो उस केस में 31 मार्च में से 45 डेज माइनस कर दीजिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने हमारे सारे सप्लायर के साथ में 45 डेज का एक एग्रीमेंट बनाया हुआ है। तो उस केस में यहां पे आ जाएगी डेट 15 फेब। दैट मींस कि अप टू 15 फेब हमने उस सप्लायर से जितनी भी परचेज कर रखी है उन सब परचेज की पेमेंट हमें उसको ऑन और बिफोर 31 मार्च कंप्लीट करनी होगी। दैट मींस कि 1 अप्रैल से लेके 15 फेब तक हमने इससे सप्लायर से जितने भी परचेज कर रखी है उन सब परचेज की पेमेंट हम 31 मार्च से पहले पहले कर देते हैं अगर,
तो उस केस में हमें वो एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। यानी अप्रैल में अगर आप परचेज करते हैं, भले ही आपका एग्रीमेंट बोलता है कि आपको उसे पेमेंट विद इन 45 डेज करनी है, लेकिन अगर आप 31 मार्च से पहले भी अगर उसकी पेमेंट कर देते हैं तो उस केस में भी आपको ये एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। अगर आप दिसंबर में परचेज करते हैं, सेम गोज विद दिसंबर परचेज ऑल्सो, उसकी भी आपको पेमेंट 31 मार्च से पहले पहले करनी है। भले ही आपका एग्रीमेंट उसको 45 डेज 30 डेज बोलता हो, लेकिन अगर आप उसकी पेमेंट 31 मार्च से पहले भी कर देते हैं तो इस सेक्शन के थ्रू आपको ये एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको बस हर सप्लायर के साथ में इस फॉर्मूले को पुट करना है, और यहाँ पे जो भी हमारा डेट आती है उस डेट से पहले आपने कुछ भी उससे परचेज कर रखा है, उसकी पेमेंट आपको 31 मार्च से पहले पहले कंप्लीट करनी है। ये इतनी सिंपल सी चीज हमको समझनी है बस। अब आते हैं हमारी थर्ड क्वेरी की तरफ कि क्या हमें हमारे सप्लायर्स जो एज ए ट्रेडर एंड होलसेलर MSMED एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं, क्या उनको भी हमें पेमेंट विद इन 45 डेज या एज पर एग्रीमेंट डेज करनी पड़ेगी? तो उसका आंसर है नो, बिकॉज MSMED एक्ट के अंदर अगर कोई भी सप्लायर एज ए ट्रेडर और होलसेलर रजिस्टर्ड होता है तो उसको सेक्शन 43BH के अंदर जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन बेनिफिट से एक्सक्लूड किया गया है। आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आपको दिख रहा होगा एक ऑफिस मेमोरेंडम, उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है कि अगर कोई भी सप्लायर एज ए ट्रेडर एंड होलसेलर रजिस्टर्ड होता है अंडर MSMED एक्ट तो उसको सेक्शन 43BH के बेनिफिट से एक्सक्लूड किया जाता है। तो हमें एक चीज समझनी है कि अगर हमारा कोई भी सप्लायर अगर ट्रेडर और होलसेलर है और वो MSMED एक्ट के अंदर एज ए ट्रेडर एंड होलसेलर रजिस्टर्ड हुआ है तो हमें उसको पेमेंट विद इन 45 डेज या फिर एज पर एग्रीमेंट डेज देने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब आते हैं हम हमारी लास्ट क्वेरी की तरफ कि ये सेक्शन हमारे ऊपर कब से एप्लीकेबल है। तो इसका आंसर है ये सेक्शन एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 23-24 से। आई होप आपको ये सेक्शन समझ आ गया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अभी भी अगर कुछ डाउट्स आपके रहते हैं तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।